In the, Good morning. In the last class, we discussed what is asymptote and horizontal and vertical asymptotes. Yes or no? Yes, ma'am. And we also discussed the method for finding rectangular asymptotes, horizontal and vertical asymptote. Next, we will discuss today the method for finding oblique asymptotes. Now, oblique asymptote कौन सी होती है? What is oblique asymptote? Can anyone tell me what is oblique asymptote? Now, oblique asymptote is the one which is neither parallel to the x-axis or the y-axis. x-axis और y-axis के जो parallel होती हैं उनको हम rectangular asymptote बोलते हैं. x-axis के parallel जो होंगे इसको horizontal asymptote, y-axis के parallel vertical asymptote. Now, if certain line is inclined with some angle with the x-axis, then that asymptote is said to be an oblique asymptote. तो जनरल इक्वेशन जो होगी ऑब्लिक एसिम्प्टोट की वो क्या होगी y is equal to mx plus c where m will be the slope of that line and c will be the y intercept. I'm going to explain you the method for finding the oblique asymptote. सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कर्व की इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है कि उसकी राइट हैंड साइड जीरो हो by shifting all the terms on the right hand side to the left hand side. That means you have to make one of the side equal to 0. उसके बाद आपने हर एक टर्म की पावर डिटरमाइन करनी है. पावर जब आप डिटरमाइन करोगे तो आपने कंबाइंड पावर्स डिटरमाइन करनी है. हर टर्म में आपने x और y वेरिएबल की पावर देखनी है, उनको ऐड करके कंबाइंड पावर डिटरमाइन करनी है. उसके बाद आपने फंक्शंस फॉर्म करनी है. फी एन ऑफ x, y क्या होगा, वो सारे टर्म्स का कलेक्शन जिनकी कंबाइंड पावर n है. उसके बाद हम फी n माइनस वन फंक्शन फॉर्म करेंगे. उन सारे टर्म्स को कलेक्ट करेंगे जिनकी पावर n माइनस वन है. देन n माइनस टू एंड सो ऑन अंटिल वी गेट टू द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पे प्लस के से डोनेट कर रहे हैं. इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन ऑफ द कर्व. अगर आप यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब की पावर देखोगे तो इस यहाँ पे पावर क्या है 3. नेक्स्ट टर्म में क्या है आपके 2x स्क्वायर वाई, एक्स की पावर 2 है, y की पावर 1 है. कंबाइंड पावर क्या है वेरिएबल्स की यहाँ पे 3. नेक्स्ट टर्म में भी 3 है, देन हियर आल्सो 3, देन 2 2 एंड देन कांस्टेंट टर्म. तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है 3. सो आपका एक फंक्शन बनेगा φ3. φ3 में वो सारी टर्म्स होंगी जिन सब की पावर्स क्या है 3. सो φ3 विल बी द फंक्शन x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई minus xy square minus 2y cube. This will be your φ3. देन आप φ2 फंक्शन फॉर्म करोगे जिसमें हर एक टर्म की पावर क्या हो 2. तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म्स है जिनकी पावर 2 है, xy माइनस वाई स्क्वायर. देन आप φ1 फंक्शन फॉर्म करोगे वो सारे टर्म्स का कलेक्शन जिनकी पावर 1 है. यहाँ पे तो कोई भी टर्म नहीं है जिसकी पावर 1 है, तो φ1 इज 0. नेक्स्ट आपका कांस्टेंट इज -1. So for this curve, you will first determine φ3, φ2 and the value of the constant k. ये स्टेप क्लियर है सबको? फंक्शंस कैसे फॉर्म करें हैं? यस मैम. नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन्हीं सब फंक्शंस के अंदर x को 1 से रिप्लेस करना और y को m से. φ3 में, φ2 में, अगर φ1 है तो उसमें भी हर एक फंक्शन में आपने x को 1 से रिप्लेस करना है, y को m से. तो अगर हम φ3 में रिप्लेस करेंगे 1 क्यूब विच इज 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू m विच इज 2m, माइनस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m क्यूब विच इज माइनस 2m क्यूब. सिमिलरली φ2 फंक्शन के लिए क्या होगा m माइनस m स्क्वायर. ये स्टेप क्लियर है? φ3 फंक्शन कैसे फॉर्म किया है रिप्लेसमेंट के बाद. रिप्लेस करने के बाद जो भी आपको फंक्शंस मिल रहे हैं वो सब है वेरिएबल m के. So you have denoted them φ3 of m and φ2 of m. यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखना भूल गई हूँ. This should be φ2 of m. φ2 of m क्या होगा, ऑर्डर लो हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट ऑर्डर में लिख रहे हैं, माइनस m स्क्वायर प्लस m. φ3m और φ2m
P3m वाले फंक्शंस फॉर्म करने के बाद जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर फंक्शन है रिप्लेसमेंट के बाद, उसको इक्वेट करना है 0 से और उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर वाला क्या है, डिग्री 3 का, तो P3m को हमने 0 इक्वेट किया, इसकी वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट किया और सॉल्व करो m के लिए। टेल मी व्हाट वैल्यू ऑफ m आर यू गाइस गेटिंग। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और m की वैल्यूज बताओ क्या आ रही है। ये m जो है, इससे आपको जो ऑब्लिक एसिम्पटोट होगी उनके स्लोप मिल जाएंगे, ठीक है। यहां तक सबको सारे स्टेप्स क्लियर हैं? सॉल्व करो। φ3 ऑफ m इज इक्वल टू 0। अगर φ3 ऑफ m की देखोगे डिग्री क्या है, 3, सो देयर विल बी 3 रूट्स, एट मोस्ट 3 रूट्स। और जब हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। m की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं सॉल्व करने के बाद? मैम 1 -1 -1/2। Okay. Same. So you are getting 3 values of m, 1, -1 and -2. कभी भी आपको ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालना होगा, यहाँ तक का प्रोसेस सेम होगा। सबसे पहले आपने फंक्शंस फॉर्म करने हैं, फी वाले फंक्शंस फॉर्म करने हैं, उसके बाद रिप्लेसमेंट करनी है, x को 1, y को m। जो हाईएस्ट ऑर्डर फंक्शन जो फॉर्म होगा आफ्टर रिप्लेसमेंट, उसको इक्वेट करना 0 से और m की वैल्यू डिटरमाइन करना। अब दो केसेस हैं कि जो m की वैल्यूज आई हैं वो सारी डिस्टिंक्ट हो या फिर सेम भी हो, दैट मीन्स रिपीटेड रूट्स भी हो। अगर सारे डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो हमारा फॉर्मूला c का अलग होगा, और अगर रिपीटेड रूट्स होंगे तो फॉर्मूला अलग होगा। इस केस में हमारी जो भी वैल्यू आ रही है m की, 1, -1, -1/2, ऑल आर डिस्टिंक्ट रूट्स। इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन है लाइन की वो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m जो स्लोप है वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें हर एक स्लोप जो हमने फाइंड आउट किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y इंटरसेप्ट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो वैल्यू ऑफ c इज गिवन बाय इक्वेशन दिस, c pn डैश m प्लस pn माइनस 1 m इज इक्वल टू 0। अगर आप c के लिए सॉल्व करोगे तो इस वाली टर्म को pn माइनस 1 ऑफ m को राइट साइड पे शिफ्ट करोगे विद द नेगेटिव साइन, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, pn डैश ऑफ m। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो जब आप अगर आपने भी जो इक्वेशन की है उसके लिए c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस pn माइनस 1 ऑफ m अपॉन में pn डैश ऑफ m। अब यहाँ पे आपकी जो डिग्री थी कर्व की वो क्या थी, 3, तो n की वैल्यू 3 थी, तो c का फॉर्मूला क्या बना, माइनस p2 ऑफ m अपॉन p3 डैश ऑफ m। p2m अभी आपने ऊपर डिटरमाइन किया था, दिस इज माइनस m स्क्वायर प्लस m, और p3 डैश ऑफ m इसको आप डिफरेंशिएट कर लो m के रिस्पेक्ट में, तो दिस विल कम आउट टू 0 प्लस 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर देना। इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन?
yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसके बाद क्या किया है, जो डिनोमिनेटर है वहां से -2 को कॉमन लिया है, तो अंदर ब्रैकेट में यू हैव 3m² प्लस m माइनस 1। जो माइनस साइन है न्यूमरेटर पे भी माइनस साइन है, उससे कैंसिल कर दिया है। सो द फॉर्मूला फॉर c इज -m² प्लस m अपॉन में 2 इंटू 3m² प्लस m माइनस 1। अब अगर m की वैल्यू 1 है, अभी हमने m की 3 वैल्यूज फाइंड आउट की थी, 1 -1 एंड -12। m इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे 1 पुट कर दो, c की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। अच्छा, किसी केस में ये जो हमारा फॉर्मूला है c का, इसमें अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, देन उस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ m के लिए कोई भी ऑब्लिक एसिम्प्टोट नहीं है। सपोज m इज इक्वल टू 1 के लिए डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगी, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने m की वैल्यू 1 पुट करी, तो न्यूमरेटर क्या बना, -1² प्लस 1 विच विल बी 0। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू हो, नॉन जीरो वैल्यू आ रही डिनोमिनेटर में, सो द वैल्यू ऑफ c इज 0। m की वैल्यू अगर 1 है तो c की वैल्यू 0 है, तो इक्वेशन क्या हुई लाइन की, y इज इक्वल टू 1x प्लस 0। सो द ऑब्लिक एसिम्प्टोट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस विल बी y इज इक्वल टू x। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब अगर m की वैल्यू भी आपने और क्या फाइंड आउट की थी, -1 एंड -12। तो इस फॉर्मूले में पहले एक बारी -1 पुट करो, एक बारी -12। c की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बताओ क्या आ रही है। 1 पुट किया तो c की वैल्यू 0 आ गई, अगर -1 पुट करोगे तो बताओ c की वैल्यू क्या आएगी, और फिर एक बारी -12 पुट करके देखना। One minus one. m is equal to -1 के लिए वैल्यू ऑफ c इज -1 आ रही है, मैम। -1. The -1. corresponding equation of asymptote will be y is equal to -x minus 1. Yes or no? And the value Yes. of c for m is equal to -12 is? मैम 1/6। -3/4. To be half. Let me check. Minus half square minus half 2 half. मैम वो 2 की जगह 1 होगा मैम, 3 - 1 -4. Let me check. मैम ठीक है। हाफ ही आ रहा है। हाँ हाफ ही है, हाफ ही। So the asymptote corresponding to this will be y is equal to -12 x plus half. So for this equation, there are three oblique asymptotes which are given by these three equations. Is the method for finding oblique asymptote clear to everyone? Yes. Why is it appearing that most of the students are Yes, ma'am. sleeping in the class? That means मतलब active नहीं है. See, I'm giving you कि फेब एंड में आपके हो सकता है इंटरनल हो या एग्जाम्स भी हो, तो प्लीज डोंट टेक दीज क्लासेस लीनियंटली। एकदम से अनाउंसमेंट हो जाएगी पेपर के लिए, चाहे वो इंटरनल के लिए हो चाहे वो फाइनल के लिए हो। मैम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? अभी कुछ नहीं पता है, अभी ये भी नहीं पता है कब होंगे, बट कभी भी मतलब आ सकते हैं। मुझे जितना लग रहा है हो सकता है कि फेब एंड में कुछ ना कुछ तो होगा, इंटरनल होगा या कुछ भी होगा।
तो डोंट थिंक मैम कि हम मैम मिड फेब में मिड सेम हो सकते हैं मिड फेब में। हाँ मिड फेब में या लास्ट में, अभी कोई भी अपडेट नहीं है, एग्जाम्स हो सकते, तो डोंट टेक कि आप सोच रहे हो कि हम बाद में कर लेंगे, सिलेबस बहुत है, टॉपिक्स भी बहुत हैं, तो साथ साथ करते जाओ। मैम जैसे बाकी सेमेस्टर्स के बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स हुए तो उनके ऑनलाइन हुए या फिर वो ऑनलाइन हो कॉलेज रहे आए? हैं, नहीं ऑनलाइन हो तो रहे हैं, फिर अभी 5th फेब से एग्जाम्स हैं, थर्ड वगैरह मतलब, और जो ईयर्स के सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं ना, वो भी थर्ड मतलब 5th फेब से हैं, तो उनके ऑनलाइन एग्जाम्स ही हैं, MCQ हैं। पर अभी आप लोगों का कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी धीरे धीरे कंडीशन बेटर हो रही है, तो हो सकता है आपके फिजिकल फॉर्म में भी हो जाए एग्जाम। सो राइट नाउ मतलब ये देखने की वजह से कि ऑनलाइन होगा या MCQ होगा या सब्जेक्टिव होगा, राइट नाउ फोकस करो कि जितना कोर्स हो रहा है उसको आप अच्छे से करते चले जाओ, क्योंकि अनाउंसमेंट होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं होगा एग्जाम्स कंडक्ट होने में। ओके नाउ हमने इस इक्वेशन ऑफ कर्व के लिए हमने ऑब्लिक एसिम्पटोट्स को डिटरमाइन कर लिए। लेट अस डिटरमाइन रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स आल्सो, दैट मींस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कौन सी होंगी? जो पैरेलल होंगी एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एसिम्पटोट निकालें तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स की हाईएस्ट पावर डिटरमाइन करेंगे इस कर्व में। टेल मी व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन? 3 उसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 अगर हमें एसिम्पटोट निकालना होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो उसका जो भी हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं 0 से, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 को अगर इक्वेट करूंगी 0 से, दिस रिप्रेजेंट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हम निकालेंगे एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, दैट मींस वर्टिकल एसिम्पटोट। तो वाई की हाईएस्ट पावर पहले डिटरमाइन करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इन दिस इक्वेशन ऑफ 3 कर्व इज 3 एंड इट्स कोफिशिएंट इज -2। -2 को 0 से इक्वेट किया, दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो इस कर्व की कोई भी रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट नहीं है, सिर्फ oblique asymptotes हैं, that we have already determined. Just go through this question once again. Each and every step for finding oblique asymptote should be clear to everyone. Horizontal and vertical is very easy to determine. Oblique में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Just go through each and every step कि कैसे कैसे हमने steps follow किए हैं.
Shall I proceed with the next question? Yes, ma'am. Now you are given this equation of the curve. First, find out rectangular asymptotes for this curve. The equation is given. पहले डिटरमाइन करो x एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की इक्वेशन, देन वर्टिकल एसिम्पटोट की इक्वेशन. डू इट. x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या होगी? मैम कोफिशिएंट उसका -1 है मैम, x की पावर 4 का, तो हाँ, तो -1 equal to 0 is false statement, so there will be Yes, no ma'am. asymptote parallel to the x axis. And y axis के पैरेलल मैम उसमें 1 है तो उसमें भी नहीं होगी. नहीं होगी. So this equation of the curve again have no rectangular asymptotes. अब हम फाइंड आउट करेंगे oblique asymptotes. Oblique asymptotes के लिए पहले हमें phi वाले फंक्शंस फॉर्म करने हैं. तो हाईएस्ट कंबाइंड डिग्री क्या है यहाँ पे हमारी? 4. यस, कंबाइंड डिग्री अगर हम हाईएस्ट देखेंगे तो 4 है. तो सबसे पहला हमारा फंक्शन होगा फी 4. तो उसमें हम वो सारी टर्म्स लिखेंगे जिन सब की कंबाइंड डिग्री 4 है. तो टेल मी व्हाट विल बी फी 4? मैम y की पावर 4 माइनस 2xy का क्यूब प्लस 2x की क्यूब y माइनस x की पावर 4. This will be your phi 4 function. Next, your function will be phi 3, which consists of all those terms whose combined power is 3. And phi 3 will be minus 3x cube plus 3x square y plus 3xy square plus 3 minus 3y cube. Next, you will form function phi 2, consisting of all those terms where the combined power is 2. And it will be minus 2x square plus 2y square. देन फी 1 फंक्शन होगा जिसकी डिग्री 1 हो. यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं जिसकी डिग्री 1 हो, तो फी 1 फंक्शन इज 0 एंड कांस्टेंट k इज -1. सो फॉर दिस इक्वेशन योर फंक्शंस विल बी दीस: फी 4, फी 3, फी 2, फी 1 will be 0 and the constant k is -1. Is this step clear to everyone? यस मैम. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? मैम x को 1 पुट करेंगे, y को m. Yes, in each of these equations. So we will get the function phi 4 of m, which is phi 4 1 comma m. Notations थोड़ा ध्यान से समझना. phi 4 of m क्या है हमारा? phi 4 जो obtain हुआ है x को 1 पुट करके y को m पुट करके. So it will be m4 minus 2m cube plus 2m minus 1. Next, phi 3m डिटरमाइन करो, phi 2m, phi 1m. हर एक फंक्शन के अंदर हम x को 1 पुट करेंगे, y को m पुट करेंगे. आफ्टर दिस व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? m की वैल्यू निकालनी है. किससे निकालेंगे हम? हाईएस्ट ऑर्डर फंक्शन कौन सा है? phi 4 ऑफ m. इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से. दैट मींस m4 minus 2m cube plus 2m minus 1. इसको इक्वेट करेंगे 0 से और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इक्वेट करो इसको. m4 minus 2m cube plus 2m minus 1 इक्वल टू 0 से, और बताओ मुझे m की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं.
m की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं? 2 1 और 1/2 Right. दोबारा करो चेक। m की पावर 4 है तो एटमोस्ट 4 रूट्स होंगे एंड द इक्वेशन इज जीरो भी आएगी। m4 minus 2m cube। जीरो तो आ ही नहीं सकती, यहाँ पे कांस्टेंट है -1। phi4 ऑफ m को सॉल्व करना है, नीचे वाली ठीक है। इक्वेशन को नहीं। You have to solve m4 minus 2m cube plus 2m minus 1 equal to 0। ध्यान से चेक करो और सॉल्व करो। मैम मैम m की वैल्यू एक तो 1 आ रही है और -1 आ रही है। जो मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन रहा है। See how you solve it. The roots will be coming out to be 1 with हाँ मैम, 3 1 और 1 multiplicity 1 and -1। यस मैम यस। ठीक है, ओके सबका आ रहा है। m की वैल्यू हमारी 1 आएगी विथ 3 टाइम्स n -1। Yes, ma'am. ओके मैं अभी पहले रीजॉइनिंग लिंक शेयर कर रही हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। The CR, have you taken the screenshot for the attendance? CR, कबीर आप ले लो एक बार स्क्रीनशॉट बाकी स्टूडेंट्स का और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? Okay, ma'am. मैम 1 मिनट में ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट। ओके Done.
Now here you are getting two different roots, 1 and -1. 1 is occurring with multiplicity 3. तो जैसे हमने लास्ट केस में देखा था कि सारे रूट्स डिस्टिंक्ट थे, तो उसका तरीका वही था जो हमने वो इक्वेशन से हमने डिटरमाइन किया था. अगर रिपीटेड रूट्स होंगे तो देयर विल बी अ डिफरेंट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ c. तो सबसे पहले जो डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट रूट क्या है? -1 जो सिर्फ एक ही मल्टीप्लिसिटी के साथ है, इट इज अकरिंग ओनली वन टाइम. तो सबसे पहले वही इक्वेशन यूज करके जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज की है, उसी को यूज करके हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो c विल बी माइनस phi3 ऑफ m अपॉन में phi4 डैश ऑफ m. आपका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर 4 है तो उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में और उसका लेस 1 वाला फंक्शन phi3 फंक्शन न्यूमरेटर में. तो phi3 ऑफ m को हमने एज इट इज पुट किया. phi4 डैश m, phi4 फंक्शन हमारा क्या था? ये वाला फंक्शन था. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 2, उसको हमने डिनोमिनेटर में प्लेस किया. नाउ वैल्यू m की क्या है? -1 पुट किया, c की वैल्यू फाइंड आउट करी, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0. तो इस केस के लिए m जब हमारा -1 होगा तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू -x प्लस 0, दैट इज y इज इक्वल टू -x. ये हमने उस केस के लिए किया है जहां पे जो डिस्टिंक्ट रूट था, जो सिर्फ एक ही मल्टीप्लिसिटी के साथ था. उसके लिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया तरीका, हमने सिर्फ वही लगाया है. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Now, अब हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ c for the case m is equal to 1. यहाँ पे m कितनी बार अकर कर रहा है? m is equal to 1 is occurring 3 times. तो Yes, अगर ma'am. हमें एसिम्प्टोट्स डिटरमाइन करने तो हमें c की 3 डिफरेंट वैल्यूज डिटरमाइन करनी है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 एसिम्प्टोट्स होने चाहिए, तो हमें c की 3 वैल्यू डिटरमाइन करनी है. तो जो भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कैसे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है. यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है m? 3 टाइम्स. और हाईएस्ट ऑर्डर फंक्शन क्या है हमारा? phi4, हाईएस्ट डिग्री वाला. हाईएस्ट डिग्री 4 थी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन था phi4. तो जितने भी रिपीटेड रूट्स होंगे, कितने रिपीटेड रूट्स है? 3. तो हम उसका थर्ड डेरिवेटिव लिखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर वाले का, हाईएस्ट डिग्री वाले फंक्शन का. तो हाईएस्ट डिग्री वाला phi4 है, उसका थर्ड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ m, जो m वाला फंक्शन था. ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे m Yes, इज इक्वल टू 1 की 2 वैल्यूज होती रिपीटेड, तो यहाँ पे phi4 डबल डैश ऑफ m सेकेंड डेरिवेटिव लेते. अगर एक वैल्यू होती, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू थी, तो हम phi4 का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते, जैसे हमने यहाँ पे लिया था. अब इसका कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे? जो भी हमने डेरिवेटिव लिखा है अभी हाईएस्ट और डिग्री वाली फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव लिखा है, तो c क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. अगर हमारा यहाँ पे 2 मल्टीप्लिसिटी होती तो यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर लिखते, तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाता है c स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल. इज दिस कोफिशिएंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अब अगर आपने यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव लिया तो उससे लोअर डेरिवेटिव क्या होगा? सेकंड डेरिवेटिव, देन फर्स्ट डेरिवेटिव, देन अ कांस्टेंट फंक्शन. मतलब फंक्शन ऐसा जिसका हमने कोई भी डेरिवेटिव नहीं लिया है, कांस्टेंट नहीं होगा फंक्शन, जीरो से डेरिवेटिव, दैट मींस द ओरिजिनल फंक्शन. अब जो हमने बाकी डेरिवेटिव्स लेने हैं वो किसके लेने हैं? पहले हमने phi4 का लिया है, तो नेक्स्ट हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे phi3 का. phi3 का सेकंड लिया है तो phi2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके बाद phi1 फंक्शन. पैटर्न समझ आया सबको? हाईएस्ट ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, जो भी रूट की मल्टीप्लिसिटी होगी वो उसका डेरिवेटिव होगा. डेरिवेटिव रिड्यूस होता जाएगा. यहाँ पे थर्ड है, फिर सेकंड, फिर 1, फिर ओरिजिनल फंक्शन. अब हम डेरिवेटिव्स किसके ले रहे हैं? हाईएस्ट ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे. हाईएस्ट ऑर्डर 4 है, phi4, phi3, phi2, phi1. अब हम कोफिशिएंट्स प्लेस करेंगे. हाईएस्ट ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव 3 है तो c3 by 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट वाले का c2 by 2 फैक्टोरियल, देन c की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज c ओनली. नेक्स्ट वाले का c की पावर 0 विच इज 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल विच इज अगेन 1. तो ये आपकी इक्वेशन होगी. आप इसको 1 वाले केस के लिए भी कर सकते हो. देखो 1 वाले केस के लिए कैसे होगा? हाईएस्ट ऑर्डर 4 है, phi4 डैश ऑफ m. तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हमने यहाँ पे किया ऑलरेडी. देखो अगर हमारा हर एक रूट की मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर था phi n उसका फर्स्ट डेरिवेटिव,
फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद ओरिजिनल फंक्शन, जीरो डेरिवेटिव मतलब ओरिजिनल फंक्शन, यहाँ पे n है तो इसके बाद फंक्शन होगा n-1, यहाँ पे c की पावर 1/1 फैक्टोरियल विच इज c, यहाँ पे c की पावर 0/0 फैक्टोरियल विच इज 1 इक्वल टू 0। तो वो हमारा जनरल फॉर्मूला है c के लिए इक्वेशन फॉर्म करने का। इज दिस इक्वेशन क्लियर टू एवरीवन? फॉर्म कैसे करनी है? यस मैम। अब अगर मान लो m की वैल्यू 1 2 टाइम्स होती तो क्या होता फंक्शन? फी4 का हम कौन सा डेरिवेटिव लेते? अगर 2 टाइम्स होती, यहाँ पे 3 टाइम्स है तो मैं थर्ड डेरिवेटिव, अगर 2 टाइम्स होती तो 2 डेरिवेटिव, देन होता फी3 का 1 डेरिवेटिव, देन फी2 ओरिजिनल फंक्शन। कोफिशिएंट्स क्या होते? c2/2 फैक्टोरियल, c1/1 फैक्टोरियल एंड देन अ कांस्टेंट 1 इक्वल टू 0। अब जैसे हमने 3 वाले केस के लिए इक्वेशन लिखी है, इसमें हमें क्या क्या पुट करना है? फी4 का ट्रिपल डेरिवेटिव, फी3 का सेकंड डेरिवेटिव, फी2 का 1 डेरिवेटिव एंड फी1 फंक्शन। तो फी4 फंक्शन आप ऑलरेडी लिख चुके हो, इसका थर्ड डेरिवेटिव कंप्यूट करो। फी3 फंक्शन डिटरमाइन कर चुके हो, उसका सेकंड डेरिवेटिव, फी2 का फर्स्ट डेरिवेटिव और फी1 फंक्शन 0 है। इस इक्वेशंस में ये जो जहाँ पे जो डेरिवेटिव और जो फंक्शन की वैल्यू चाहिए वो हमने पुट कर दी, पुट करके सिंप्लीफाई किया, हमें ये इक्वेशन मिल रही है। यहाँ तक सारे स्टेप्स क्लियर है सबको? यस। अब आप देखो m की वैल्यू क्या थी? 1। उस केस के लिए हम कर रहे तो m की वैल्यू हमने 1 पुट करी। जब आप m की वैल्यू आप 1 पुट करोगे आपको एक इक्वेशन मिलेगी c में ऑफ ऑर्डर 3, डिग्री 3 है, c वेरिएबल में है तो c की आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी। जैसे यहाँ पे हमने m को 1 पुट किया, 4 - 2 2c क्यूब, 3 - 9 - 6c², 4 × 1 4c। यहाँ से 2 कॉमन लिया पूरी इक्वेशन में से, यू विल गेट इनसाइड द ब्रैकेट c³ - 3c² + 2c। 2 को राइट साइड में डिनोमिनेटर में लाएंगे, 0/2 विल बी 0। अब ये वाली जो टर्म थी इसमें से c को कॉमन लिया है, इनसाइड यू विल हैव c² - 3c + 2, फैक्टर किया, you will get c into c - 2 into c - 1। तीनों फैक्टर को इक्वेट किया, 0 से c की वैल्यू मिल रही है 0 1 एंड 2, और हर एक केस में m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। तो हमारी एसिम्पटोट्स क्या हुई इस केस के लिए? y = 1x + 0, y = 1x + 2, y = 1x + 1, और एक हमने निकाली थी -1 के लिए एसिम्पटोट विच वाज y = -6। तो चारों एसिम्पटोट्स हमारी होंगी फॉर द गिवन कर्व। These will be all the 4 asymptotes, और rectangular asymptotes थी ही नहीं। Is the method clear to everyone? For both the cases, जहाँ पे हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट है और जहाँ पे हमारे रिपीटेड रूट्स हैं। यस मैम। आई एम शेयरिंग द PDF विद यू गाइस, एक बार गो थ्रू कर लो सारे टॉपिक से जो भी मैंने एसिम्पटोट्स में कवर किए। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, else this topic is covered। मैंने PDF शेयर कर दी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन जरूर आता है एसिम्पटोट से, तो इसको प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना, और इंटरनल में तो पक्का होगा क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव हुआ तो।
Do anyone have any doubt? No, ma'am. Okay. No, ma'am. This topic is covered from my side. Do practice question of this topic. कोई doubt हो तो मुझसे discuss कर लेना. In the next class, we will start with another topic, and I think we will be having next class on Saturday. आपकी यूनिट 1 की भी मैंने डाउट क्लास नहीं रखी थी. Do you guys have any doubt from the unit 1? कोई डाउट ही नहीं है किसी को. Okay. So I'm ending this class.